चलिए जी, नेक्स्ट आ जाते हैं 5वें पे, एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। ऐसे एग्रीमेंट जो कि शुरू से ही व्यर्थ घोषित ना किए गए हों। फॉर एग्जांपल, एक बंदा मर जाता है और मान लीजिए एक सामने डेड बॉडी पड़ी और मैं कहूँ कि मैं इसको ज़िंदा कर दूँगी, बस तुम मुझे 1 लाख रुपये मेरे अकाउंट में डाल दो। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। और तुम ये जानते बूझते हुए भी मेरे साथ वो एग्रीमेंट साइन कर रहे हो, मुझे 1 लाख रुपये दे रहे हो और मुझे कह रहे हो कि इसको ज़िंदा कर देना। मैंने कहा हाँ कर दूँगी, ठीक है, और मैं पैसे लेके भाग गई कहीं। क्यों? ज़िंदा तो होना नहीं मुझसे। तुम क्या मेरे खिलाफ कोर्ट में जा सकते हो? नहीं जा सकते। कोर्ट वाले पहले 2 थप्पड़ मारेंगे कि तू पागल था क्या, तेरे को पता नहीं है कि आदमी मर जाता है तो ज़िंदा नहीं हो सकता, तो फिर क्यों किया तूने ऐसा? अब तूने पैसे फंसाए अपने आप जेल। तुम किस मुँह से कोर्ट में जाओगे? क्योंकि तुमको भी पता है ना कि वो एग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड है। वॉइड का मतलब होता है वैलिड नहीं है, वो हो ही नहीं सकता। समझ में आई मेरी बात? ऐसा कोई एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता जो इलीगल हो, जो इलीगल मतलब जो वैलिड ना हो, जो व्यर्थ हो। वॉइड को बोलते हैं हम व्यर्थ। इलीगल वाला चलो कॉन्सेप्ट ऊपर आ गया है। वॉइड का मतलब होता है जिसमें कुछ ऐसी बात का समावेश है, यानी ऐसी बात है जो पॉसिबल ही नहीं है। मैं कहूँगी मैं तो चांद तारे तोड़ के ला सकती हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए दुआ कर सकती हूँ। दुआ क्या होती है? मतलब कोर्ट की लैंग्वेज में या लॉ की लैंग्वेज में दुआ का कोई मतलब नहीं है। चांद तारे नहीं तोड़ सकते, मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकते। इस तरीके के कोई एग्रीमेंट आप करते हो तो आप बेवकूफ़ नंबर 1 हो, और इसलिए हमको ऐसे एग्रीमेंट नहीं करने, और अगर करने हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बन सकते। फिर आ जाएंगे राइटिंग एंड रजिस्टरिंग एग्रीमेंट्स। कुछ एग्रीमेंट बेटा ऐसे होते हैं जिसको रिटर्न में लिखना होता है। जैसे मान लो कि मैं शॉपकीपर से एक शैम्पू की बोतल लेने जा रही हूँ, तो मैं लिख के थोड़ी ना उसको कोई एफिडेविट थोड़ा ना साइन करवाती हूँ, कोई कोर्ट में जाके रजिस्ट्री थोड़ा ना करवाती हूँ उस चीज़ की, नहीं ना। लेकिन कई बार कोई आपने कोई एसेट बेचनी है, कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, मैंने कोई दुकान बेचनी है, उसके लिए मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा ना। वहाँ बाकायदा रजिस्ट्री के कागज़ सबमिट कराने होते हैं, गवाहों के सिग्नेचर होते हैं। तो कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं बेटा जो रिटर्न में ही होने चाहिए, और कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो रिटर्न के साथ साथ रजिस्टर्ड भी होते हैं। रजिस्टर्ड का मतलब वो कहीं ना कहीं सरकारी किसी किताब में, किसी रजिस्टर पे वो उनकी एंट्री होती है बाकायदा, इसलिए उनको रजिस्टर्ड बोलते हैं। उनके ऊपर बाकायदा देखो स्टैम्प लगती है, रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। और बाकी कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं भी होते तो काम चल जाता है। तो हम ये यहाँ पे ये पॉइंट इसलिए डाला है, सारे एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर मान लो कोई बिल्डिंग बेचने का कोई एग्रीमेंट है तो वो तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा बेटा जब वो रजिस्ट्री होगी उसकी, वरना नहीं होगा। फिर आ जाते हैं कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। अब आप उसको परफॉर्म भी कर पाओ। परफॉर्म करने का मतलब ये होता है कि अब मान लीजिए तुमने मुझे कोई ऐसा कार्य दे दिया है जिसमें मैं परफॉर्म ही नहीं कर पा सकती। अब मैंने प्रॉमिस तो कर दिया पर कुछ फ़ायदा नहीं है। जैसे वो वाला एग्जांपल, न्यू लाइफ, इंजेक्टिंग न्यू लाइफ इन ए डेड बॉडी, डेड बॉडी के अंदर जान डाल देना। एंड जो है अच्छा मान लो यहाँ पे मैं एक चीज़ ये भी कर सकती हूँ, जैसे मैं दुकान पे जाती हूँ, दुकान पे कहती हूँ अच्छा ये शैम्पू कितने का, वो कहेगा बहन जी कुछ भी दे दो। मैं कहूँगी कुछ भी ले, 5 पैसे पकड़ ले लेगा वो? नहीं ना, गलत है ना। तो वो इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट में अनिश्चित। अच्छा मान लो मैं कह दूँ कि अच्छा भैया ये सामान ना मेरे घर पहुंचा देना, वो कहेगा कब पहुंचाऊंगे, तो कभी भी पहुंचा देना। और मान लो वो 10 साल ना पहुंचाए, तो वो इलॉजिकल सी बात नहीं लगती है भाई। वो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट होना चाहिए वो फिक्स टाइम का होना चाहिए, फिक्स उसका सिस्टम होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। कोई ऐसी बात ना हो उसमें जो आपको इलॉजिकल लगे। तो ये आ जाता है कि हम ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं जो पूरा भी करवा सकें। अब 2 पैरेलल लाइन ज़िंदगी में कभी नहीं मिल सकती, तो दिस इज़ टोटली इम्पॉसिबल ना, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर का आखिरी पॉइंट आ गया है कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में बच्चों डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो डिफरेंस को फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस तो है सेक्शन का, कि एग्रीमेंट जो है वो हमारे इस बुक में या इस जो लॉ में एक सेक्शन दे रखा है सेक्शन 2E, उसमें आता है, और कॉन्ट्रैक्ट हमारा 2H में आता है, ठीक है। उसके बाद है डेफिनेशन। डेफिनेशन एग्रीमेंट की दे सकते हो जब एक व्यक्ति दूसरे के आगे प्रपोजल करता है, दूसरा व्यक्ति उसके आगे एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। और यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि हर वो एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। तीसरा कहता है स्कोप। ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बता
बताया एग्रीमेंट तो दुनिया भर के हो जाते हैं, तो इसका बहुत वाइड स्कोप है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट दुनिया भर के नहीं हो सकते, इसका स्कोप लिमिटेड है। चाय को जब छानते हो तो ऑब्वियसली जो चाय वहाँ बन रही थी, आग पे रखी थी, उसका सामान बाहर निकलने के बाद वो क्वांटिटी कम हो जाएगी चाय की, ठीक है। नेचर क्या है, एग्रीमेंट लीगल भी हो सकता है, लीगल भी हो सकता है, पता नहीं क्या क्या हो सकता है, मतलब इसके अंदर तो दुनिया भर की चीज़ें आ सकती हैं। इसके अंदर आप कह सकते हो कि वी कैन कवर एवरीथिंग, बट इट कवर्स ओनली लीगल अफेयर्स। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लीगल होता है। फिर आता है बेस का मतलब होता है कि ये प्रपोजल और एक्सेप्टेंस पर बेस्ड है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? प्रपोजल एक्सेप्टेंस से। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी एग्रीमेंट से होती है, इज बेस्ड ऑन एग्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है लीगैलिटी का मतलब होता है कि इसका लीगल ऑब्जेक्ट हो या ना हो कोई ज़रूरी नहीं है कि, लेकिन इसका लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। किसका? पार्टीज़ का, जो पक्षकार होते हैं ना। अब मैं माइनर बच्चे के साथ भी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, आप 18 साल से कम उम्र के हो, मैं आपके साथ भी एग्रीमेंट कर सकती हूँ, बट मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने आपको बोला था 2-3 योग्यताएँ हैं, वो होनी चाहिए। फिर आ जाता है अफेक्ट। ये हर बार एनफोर्सिबल नहीं होता, ये एनफोर्सिबल होता है। नाउ दीज आर द डिफरेंस। तो आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। बाकी का आधा चैप्टर हम कल करेंगे, ठीक है। और इसकी प्रॉब्लम आप मेरे को साथ के साथ व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।